चलो, तो ये एनर्जी ट्रांजैक्शन 4 मार्क, ठीक है। अब देखो हमारे पास में आपने स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के बारे में सुना होगा, आपने पढ़ा था ना, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है रे? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मतलब पावर टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर हमारे पास में एक रेडॉक्स पेयर है, रेडॉक्स पेयर मतलब क्या? ऐसा मॉलिक्यूल जो ऑक्सीडाइज फॉर्म और रिड्यूस फॉर्म में है, उसका पेयर अगर लिखा अपने तो हो गया रेडॉक्स पेयर, ठीक है। ये देखो Na पॉजिटिव इज टू NaDH प्लस H पॉजिटिव, तो ये एक आपका रेडॉक्स पेयर हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास में FMN और FMnH2 है, ठीक है। तो ये एक रेडॉक्स पेयर हो गया। अब अगर अपन बात करते इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की, तो कौन किसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा? अगर FMnH2 है तो क्या वो NAD को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा? अगर NADH है तो क्या वो FMN को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ठीक है। ये आपको कैसे पता चलता है? तो कौन इलेक्ट्रॉन का डोनर है, कौन इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर है, ये डिपेंड करता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के ऊपर। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या इंडिकेट करता है? कि उसके पास में कितना पावर है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का। जिसके पास में सबसे ज़्यादा पावर, जिसके पास में सबसे ज़्यादा पावर, ठीक है, तो वो आपका इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑल्सो इंडिकेट द एबिलिटी टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन। किसके पास में इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की एबिलिटी है? अगर हमने NADH और FMN इनको अगर साथ में रखा तो कौन किसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा? हमने इसका कॉम्बिनेशन रख दिया तो कौन किसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा? तो जिसके पास में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है उसके पास चार्ज कौन सा आता है? निगेटिव। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जिसकी ज़्यादा निगेटिव, स्टैंडर्ड रिडक्शन की वैल्यू जिसकी निगेटिव, वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का डोनर होता है। समझ में आ रहा है क्या? जिसका वैल्यू निगेटिव वो इलेक्ट्रॉन का डोनर, और जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू पॉजिटिव वो इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर। समझ में आ रहा है क्या? वो इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा? एक्सेप्टर हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन डोनर को कैसे पहचानना? उसके रेडॉक्स पेयर का वैल्यू देखना। अगर वो निगेटिव है, ठीक है, वो निगेटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन का डोनर हो गया। इसका वैल्यू इसके कंपैरिजन में थोड़ा पॉजिटिव है, मतलब जैसे -0.25 इसका है और इसका -0.15 है, तो इसका मोर पॉजिटिव हो गया ना। समझ में आ रहा है क्या? तो मोर पॉजिटिव वैल्यू जिसका होता है, पॉजिटिव का मतलब पूरा पॉजिटिव इंडिकेट मत करो, उसको पूरा पॉजिटिव कंसीडर नहीं करना है। पॉजिटिव का मतलब मोर पॉजिटिव। तो पॉजिटिव वैल्यू मतलब -20 है और दूसरा वैल्यू अगर -30 है तो वो मोर निगेटिव होगी। एक का वैल्यू -20 है और दूसरे का -10 है तो वो मोर पॉजिटिव होगी। समझ में आ रहा है ना? तो माइनस मतलब निगेटिव वैल्यू है तो वो इलेक्ट्रॉन का डोनर हो गया, तो पॉजिटिव वैल्यू है तो इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर हो गया। अब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू अपन माइनस में लिखेंगे और प्लस में लिखेंगे। समझ में आया क्या? जिसका वैल्यू पॉजिटिव में आया वो इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर बन जाएगा, जिसका वैल्यू निगेटिव में गया वो इलेक्ट्रॉन का डोनर बन जाएगा। तो जब भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन फोटोसिंथेसिस में हम पढ़ते हैं तो उस केस में आपके पास ये फोटो सिस्टम, ठीक है, P680 है। फोटो सिस्टम कौन सा हो गया? ये P680 फोटो सिस्टम 2, ठीक है। अब देखो फोटो सिस्टम 2 जो है ये लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। किसको एब्जॉर्ब करेगा? लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। कौन सी लाइट को एब्जॉर्ब करेगा? 680 नैनोमीटर वाली, ठीक है। यहाँ तक 680 नैनोमीटर वाली लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद ये चला जाएगा कौन से स्टेट में रे? एक्साइटेड स्टेज में। कौन से स्टेट में? एक्साइटेड स्टेट में। समझ में आया? इसका वैल्यू पहले क्या था?
स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू क्या था, पॉजिटिव था, मतलब ये इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर था। अब ये एक्साइटेड स्टेट में चला गया, इसका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू निगेटिव में चला गया, तो ये इलेक्ट्रॉन का डोनर बन गया। तो ये इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट करेगा, तो ये ऐसे पार्टनर ढूंढेगा जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू इससे थोड़ा पॉजिटिव हो। तो हमारे पास में है थियोफाइटिन, हमारे पास में क्या है, थियोफाइटिन, जो इससे क्या करता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। थियोफाइटिन ऐसा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ढूंढेगा जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन का पोटेंशियल का वैल्यू इससे पॉजिटिव में है ना, तभी ये इलेक्ट्रॉन का डोनर बन जाएगा। तो देखो अपना स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू पॉजिटिव की तरफ चला जा रहा है ना, पॉजिटिव की तरफ। आपका यहाँ पे आएगा QA, ठीक है, क्यूनोन अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा QB को, QB अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा किसको, साइटोक्रोम B6F को, साइटोक्रोम B6F अपना इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट करेगा, प्लास्टोसाइनिन को, ठीक है, किसको, प्लास्टोसाइनिन को, ठीक है क्या, यहाँ तक सबको समझ में आया क्या। तो ये साइटोक्रोम B6F इलेक्ट्रॉन डोनेट किया किसको, प्लास्टोसाइनिन को। तो अकॉर्डिंग टू दी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हमने हर एक इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू लिखते गए, है ना, वो उस पोजीशन पे आते गया। अब इतना स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू मेरे को याद में नहीं है, मैंने सिर्फ आपको कंसेप्ट बताया कि निगेटिव वैल्यू यहाँ पे है इसका, तो ये इलेक्ट्रॉन का डोनर बन गया, तो ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहे हैं। समझ में आया क्या। तो इलेक्ट्रॉन डोनर, जैसे QA का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू इतना होता, तो ये कभी भी इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करता। समझ में आया, समझ में आ रहा है क्या। ऐसा क्यों निकालते जा रहे हैं अपन, सीधा सीधा क्यों नहीं निकाला, क्योंकि अपन ग्राफ पेपर के ऊपर निकाल रहे, हर एक मॉलिक्यूल का अपन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू भी लिखते जा रहे हैं, ठीक है, किसी का पॉजिटिव है किसी का नेगेटिव है, बट हमें इतना समझ में आता है कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू नेगेटिव में रहेगा और जो एक्सेप्ट कर रहा है उसका वैल्यू पॉजिटिव में रहेगा, ठीक है। चलो प्लास्टोसाइनिन का ठीक है क्या, प्लास्टोसाइनिन ठीक है। प्लास्टोसाइनिन इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट करेगा रे, फोटो सिस्टम 1, ठीक है, दैट इज P700, ठीक है, इसको ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ये लाइट एब्जॉर्ब करता है किसके ऊपर, 700 नैनोमीटर के ऊपर, ये भी कौन से स्टेज में चला जाएगा, एक्साइटेड स्टेज में जाएगा, ये भी एक्साइटेड स्टेट में गया तो ये भी किसी न किसी को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो ये अपने पार्टनर ढूंढेगा। A0 A1 ये क्या है, क्लोरोफिल है, ये क्या है, क्लोरोफिल है, ठीक है। A0 A1, उसके बाद में आपका FeSX, ठीक है, उसके बाद FeSA, उसके बाद FeSB, ये सब क्या है रे, आयरन सल्फर सेंटर है, ठीक है। फाइनल इलेक्ट्रॉन पहुंच जाता है किसके पास, फेरेडॉक्सीन, किसके पास में पहुंचता है, फेरेडॉक्सीन, और फेरेडॉक्सीन के बाद में फेरेडॉक्सीन NADP रिडक्टेज, किसके पास में पहुंच जाता है, फेरेडॉक्सीन NADP रिडक्टेज। ये क्या, इसका नाम देखो क्या है, फेरेडॉक्सीन NADP रिडक्टेज, मतलब ये इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट करने जा रहा है, NADP को, है ना, किससे, फेरेडॉक्सीन से। तो यहाँ पे बन जाएगा आपका NADP जो है, इट इज कन्वर्ट टू NADPH। यहाँ तक ठीक है क्या, यहाँ तक ठीक है। अब देखो फेरेडॉक्सीन इलेक्ट्रॉन डोनेट किया किसको, आपके FNR को, FNR ने किसको, NADP को। अब ये अगर चेन देखोगे तो आपको कैसे दिख रहा है,
जिगजैग दिख रहा है, इसलिए इसको बोला जाता है जेड स्कीम। इसको क्या बोला जाता है? जेड स्कीम। ठीक है क्या? अब ये जेड स्कीम जो हमने निकाला है ये अच्छा दिखने के लिए नहीं निकाला। क्यों ऐसे निकल के आया, समझ में आया ना? क्यों ऐसे निकल के आया? बिकॉज ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। समझ में आ रहा है यहाँ तक? चलो, तो ये निकाल लो। और ये A1 जो है ये क्यूनोन लिख लो यहाँ पे। ठीक है, A1 क्या हो सकता है? क्यूनोन हो सकता है। ठीक है क्या यहाँ तक? हो गया? हो गया क्या? चलो यहाँ पे अपना क्या बन गया? अरे NADPH बन गया। अपन ने क्या बोला था कि लाइट एनर्जी जो है इट इज कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी कौन सा? NADPH और ATP। NADPH और ATP, बट बना क्या यहाँ पे? सिर्फ NADPH बना, ATP बना क्या? नहीं। तो हमें ATP कहाँ पे बनता है वो देखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे फॉस्फोराइलेशन या फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है, हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है उसमें हमने एक वर्ड पढ़ा था ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, याद आ रहा है क्या? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन मतलब ऑक्सीडेशन का जो एनर्जी है उसको आपको यूज करना है फॉर दी फॉस्फोराइलेशन ऑफ ATP। तो NADH था हमारे पास में, FADH2 था, ये रिड्यूस कोएंजाइम्स थे। इनका जो एनर्जी है अपने कैसे एक्सट्रैक्ट किया था? उनको ऑक्सीडाइज्ड करके। तो
तो NaDH FADH2 इनको ऑक्सीडाइज करके जो भी एनर्जी एक्सट्रैक्ट होता है उस एनर्जी को हम यूज करते थे किसके लिए, ATP बनाने के लिए। ATP कैसे बनता है, ADP और फॉस्फेट लिंक होता है, मतलब ADP का फॉस्फोरिलेशन करते हैं, है ना। तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन मतलब क्या, ऑक्सीडेशन का एनर्जी ADP के फॉस्फोरिलेशन के लिए यूज करो, मतलब ATP बनाने के लिए यूज करो। इसका मतलब क्या निकल के आएगा, फॉस्फोरिलेशन, फोटो फॉस्फोरिलेशन, मतलब ऑक्सीडेटिव नहीं बोला है, फोटो फॉस्फोरिलेशन बोला, मतलब लाइट एनर्जी ADP का फॉस्फोरिलेशन करने के लिए आपको यूज करना है। समझ में आया क्या, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, फोटो फॉस्फोरिलेशन। तो लाइट एनर्जी इज यूज्ड फॉर द फॉस्फोरिलेशन ऑफ ADP। समझ में आ रहा है क्या, तो ATP का फॉस्फोरिलेशन करते हो तो यहाँ पे ATP बन जाएगा, ठीक है। अब देखो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन जो है इसके दो टाइप्स पढ़ने हैं हमें। कितने टाइप्स पढ़ने हैं, दो टाइप्स पढ़ने हैं। एक है आपका साइक्लिक, एक क्या है साइक्लिक, और दूसरा कौन सा है, नॉन साइक्लिक, ठीक है। पहला है साइक्लिक, दूसरा है नॉन साइक्लिक। तो पहले हम क्या करते, पहले ATP कैसे बनता है वो यहाँ पे पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद में साइक्लिक क्या होता है, नॉन साइक्लिक क्या होता है वो पढ़ेंगे, ठीक है। अब हाँ देखो, ये आपके पास थाइलाकॉइड का मेम्ब्रेन है। थाइलाकॉइड का मेम्ब्रेन जो है इसके ऊपर आपका ये फोटोसिस्टम 2 है। क्या है, फोटोसिस्टम 2 है। इसके बाद में फोटोसिस्टम 2 जो है ये लाइट को एब्जॉर्ब करता है, बराबर है क्या, किसको एब्जॉर्ब करता है, लाइट को एब्जॉर्ब करता है। लाइट एनर्जी जो है इसको एब्जॉर्ब करने के बाद एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, जैसे अभी अपन ने पढ़ा उसको ही रिवाइज कर रहे हैं। एक्साइटेड स्टेट में जाएगा और इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट करेगा, फ्यूओफाइटिन। फ्यूओफाइटिन से किसको डोनेट करेगा, क्यूनोन, है ना। तो QA QB को डोनेट करेगा। तो ये देखो यहाँ पे ये एक्साइट हो गया और इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट किया, किसको डोनेट किया, तो प्लास्टो क्यूनोन को, है ना। तो ये किसको डोनेट किया इसने, प्लास्टो क्यूनोन। प्लास्टो क्यूनोन जो है ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए रे, एक इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन अगर आ गया इसके पास में तो ये हो गया सेमी रिड्यूस। कंप्लीट रिडक्शन के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, कंप्लीट रिडक्शन के लिए कितने पेयर लगते हैं इलेक्ट्रॉन के, या कितने इलेक्ट्रॉन लगते हैं। अरे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन अपन ने पढ़ा था, FAD होता है ना। FAD जब 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो ये इसके ऊपर कितने चार्ज आते हैं, 2 निगेटिव, इसलिए तो 2H+ के साथ ये बाइंड होता है और आपको देता है FADH2। तो जब भी रिडक्शन रिएक्शन पढ़ते हैं तो वहाँ पे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसपोर्ट होता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में से अपन ने कितने इलेक्ट्रॉन पढ़े थे, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही पढ़ा था ना, समझ में आया क्या। चलो, तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लगेगा कंप्लीट रिडक्शन के लिए। कितना इलेक्ट्रॉन दिया आपने, एक ही दिया, मतलब ये इससे कंप्लीट रिडक्शन हुआ कि इसका नहीं हुआ, ठीक है। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ से लाएंगे, तो ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, ग्राउंड स्टेट पे आ जाएगा। दूसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ से आता है, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन आता है आपके वाटर से। कहाँ से आता है, वाटर से। समझ में आया क्या, कहाँ से आएगा, वाटर से। तो वाटर का होगा फोटोलाइसिस, वाटर का क्या होगा, फोटोलाइसिस, ठीक है। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर जो है इसको एक्सप्लेन किया था वैन नील ने, ठीक है। तो इसको वॉन नील्स थ्योरी भी बोला जाता है,
ठीक है। तो वॉन नील्स थ्योरी किसको एक्सप्लेन करती है? फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, ठीक है। अब देखो वाटर का फोटोलाइसिस जब होगा तो इस केस में हम 2 वाटर मॉलिक्यूल यूज करेंगे। कितने? 2 वाटर मॉलिक्यूल यूज करेंगे। अच्छे से इसको देखो, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन इसमें छुपा रहता। 2 वाटर मॉलिक्यूल यूज करेंगे। क्यों 2 वाटर मॉलिक्यूल यूज कर रहे हैं? देखो उसका भी एक कंसेप्ट है। हमारे लिए रिएक्शन जो है ये बैलेंस होनी चाहिए। आप एक वाटर का अगर लाइसिस करोगे तो 2 हाइड्रोजन बाहर निकलेंगे और एक सिंगल ऑक्सीजन एटम निकलेगा। बट सिंगल ऑक्सीजन एटम होता है क्या? नहीं, वो होता है O2 फॉर्म में। इसलिए 2 O2 बनाने के लिए 2 वाटर। देखो क्या निकला, कितने हाइड्रोजन निकले? 4। तो 4 हाइड्रोजन निकले बराबर, और उसके साथ में 2 नहीं, 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल O2 निकला ना, 1 O2 निकला ना। अब 4 प्रोटॉन आपके पास में 1 O2 निकल गया, ठीक है, प्लस इसके साथ क्या निकले? 4 हाइड्रोजन। 4 हाइड्रोजन को अपन ऐसे लिख सकते क्या? 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, ऐसे लिख सकते क्या? समझ में आ रहा है सबको? चलो, 4 इलेक्ट्रॉन मतलब हम वाटर से कितने इलेक्ट्रॉन लेंगे? 4 इलेक्ट्रॉन लेंगे, है ना। और हमारे पास में जब फोटोसिंथेसिस होता है तो फोटोसिंथेसिस की यही तो एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है जो हमें याद रहती है कि प्लांट ऑक्सीजन को इवॉल्व करता है। किसकी वजह से करता है? फोटोसिंथेसिस की वजह से करता है। तो फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन किससे डिराइव होता है? वाटर से डिराइव होता है। समझ में आया? चलो, तो इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर कौन रहेगा? वाटर। किसने बताया? वॉन नील ने बताया, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ से लेंगे रे? वाटर से। तो वाटर का एक एक इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं अपन, ठीक है। वाटर का एक एक इलेक्ट्रॉन लो गया। अब तो अब हमारे पास में एक ही इलेक्ट्रॉन था, ये सेमी रिड्यूस फॉर्म में था। अपन ने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन वाटर से लिया और इसके पास में डोनेट कर दिया। तो अब ये इसके पास में दूसरा इलेक्ट्रॉन आ गया। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, दूसरा इलेक्ट्रॉन लेने के बाद में क्या होगा? दूसरा इलेक्ट्रॉन लेने के बाद में यहाँ पे आपका ये जो PQ है, प्लास्टोक्विनोन है, ये प्लास्टोक्विनोन क्या करेगा? 2H+ को एक्सेप्ट कर लेगा। ये कौन सी मेम्ब्रेन है? थाइलाकॉइड। इसके बाहर का रीजन क्या है? स्ट्रोमा, ठीक है क्या? इसके बाहर का रीजन क्या है? स्ट्रोमा। तो 2H+ के साथ ये बाइंड हो जाएगा। 2H+ के साथ में क्यों बाइंड हो रहा है? क्योंकि इसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज आ गए, ठीक है। इट इज कन्वर्ट टू PQH2। समझ में आया क्या? अब PQ मतलब क्विनोन किसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है? तो हमने पढ़ा कि ये किसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है? साइटोक्रोम B6F को। ये सबको समझ में आ रहा है क्या? ये सबको समझ में आ रहा है? अगर साइटोक्रोम B6F जो है इसको अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ठीक है, तो इट इज कन्वर्टिंग टू ऑक्सीडाइज फॉर्म। ये आपका साइटोक्रोम B6F, ठीक है। ये क्या है? साइटोक्रोम B6F है, ठीक है। तो ये हमारा मेम्ब्रेन थाइलाकॉइड का साइटोक्रोम B6F, ठीक है। इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट कर दिया इसने? प्लास्टोक्विनोन ने साइटोक्रोम B6F को। जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इसके ऊपर चार्ज नहीं रहेगा। चार्ज नहीं रहेगा मतलब H+ रिलीज हो जाएंगे। तो H+ कहाँ पे ट्रांसपोर्ट किए जाएंगे? थाइलाकॉइड के ल्यूमेन में, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ पहले। अपन ने क्या किया? पहला इलेक्ट्रॉन लाइट, दूसरा वाटर, PQ डबल निगेटिव, 2H को बाइंड किया किससे? स्ट्रोमा से।
उसके बाद में इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए किसके पास में पहुंच गया, साइटोक्रोम B6F। इसको इलेक्ट्रॉन जब डोनेट करता है तो इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, इसलिए H+ रिलीज हो जाएगा। तो H+ कहाँ पे रिलीज हो गया, थाइलाकॉइड के ल्यूमेन में। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। साइटोक्रोम B6F, इसके बाद में आएगा कौन रे, प्लास्टोसाइनिन। प्लास्टोसाइनिन के बाद फोटोसिस्टम 1। ठीक है, तो ये आपका फोटोसिस्टम 1। फोटोसिस्टम 1 किसको, A0, A1, FES, उसके बाद फेरेडॉक्सिन। समझ में आ रहा है क्या, किसको, फेरेडॉक्सिन को। ठीक है, और फेरेडॉक्सिन किसको FNR को। यहां तक सबको समझ में आया क्या, किसको डोनेट कर दिया, FNR को। FNR को डोनेट कर दिया इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन आया FNR के पास, कितने इलेक्ट्रॉन्स आए, कितने इलेक्ट्रॉन्स आए, 1 मिनट आप। ये देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन किसका ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं अपन, वाटर का, है ना। वाटर का इलेक्ट्रॉन ये रेड से इंडिकेट किया अपन ने। एक इलेक्ट्रॉन दे दिया इसने सबसे पहले किसके पास में, साइटोक्रोम B6F के पास में। तो पर इलेक्ट्रॉन कितना प्रोटॉन रिलीज हो गए, 2 प्रोटॉन, है ना। PQ के पास में आपका एक इलेक्ट्रॉन अभी भी है। इलेक्ट्रॉन किसका डोनेट किया, सिर्फ वाटर का। तो पर इलेक्ट्रॉन ऑफ वाटर कितने प्रोटॉन आ गए, 2H+। समझ में आ रहा है। अब देखो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आया साइटोक्रोम B6F के पास में, ये कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करेगा, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसपोर्ट करेगा, तो ये रुक जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन आया है इसके पास में। अब हमारे पास में फिर से क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन में से 3 बचे हैं। एक तो भेज दिया, 3 बचे हैं, फिर से एक भेजेंगे, फिर से वही रिएक्शन होगा, PQH2, फिर से पर इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन को यहाँ पे रिलीज किया जाएगा, बराबर। उसके बाद में फिर से दूसरा इलेक्ट्रॉन किसके पास में आ गया, साइटोक्रोम B6F। तो 1 पेयर बन गया ना, तो 1 पेयर प्लास्टोसाइनिन से PS1 से FD से FNR। यहाँ तक समझ में आया क्या। तो टोटल वाटर से कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होंगे, कितने होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन है, तो कितने पेयर बनते हैं, 2 पेयर। तो 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ तक पहुँच गए, है ना। 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आने के बाद, में फाइनली क्या होगा, FNR NADP जो है इसको 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, है ना। तो 2 इलेक्ट्रॉन अगर ये इसको डोनेट करता है तो इट इज कन्वर्ट इनटू NADPH। समझ में आ रहा है। तो एक पेयर से कितना NADPH बना, एक NADPH बना। हमारे पास में कितने पेयर है, 2 पेयर है, 2 पेयर है। तो 2 पेयर है तो कितने NADPH बनने चाहिए, 2 पेयर। समझ में आया क्या। और प्रोटॉन कितना एस्टेब्लिश होना चाहिए, तो हमने क्या पढ़ा रे यहाँ पे, क्या पढ़ा, पर इलेक्ट्रॉन कितने, 2 प्रोटॉन, पर इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन, देयरफॉर 4 इलेक्ट्रॉन कितना प्रोटॉन ग्रेडियंट इस्टेब्लिश करेगा, 8। समझ में आया क्या, ये समझ में आ गया, ये वाला कंसेप्ट समझ में आ गया सबको। हाँ, 2 पेयर है, एक पेयर अगर जाता है प्लास्टोसाइनिन के पास में तो FNR के पास में पहुंचता है, वो एक NADPH बनाता है। तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, 1 NADPH पर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या
2 इलेक्ट्रॉन पर NADPH, है ना। तो 2 इलेक्ट्रॉन जो है ये एक NADPH बनाते हैं, तो देयरफॉर हमारे पास में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये कितने NADPH बना के देंगे, 2 NADPH बना के देंगे। समझ में आ रहा है क्या सबको? ठीक है। अब हमारे पास जो लुमेन है, हमारे पास में जो लुमेन है, इसमें लुमेन में कितना प्रोटॉन ग्रेडियंट इस्टेब्लिश हुआ, कितना, 8। ठीक है, 8 प्रोटॉन ग्रेडियंट यहां पे इस्टेब्लिश हुआ और 4 पहले से ही बना हुआ था, है ना, वाटर का फोटोलाइसिस का। तो ये 4 प्रोटॉन यहाँ के और टोटल हो गए कितने प्रोटॉन, 12 प्रोटॉन। समझ में आया? 12 प्रोटॉन अगर बन गए तो ये प्रोटॉन को हम किस लिए यूज करेंगे, तो ये प्रोटॉन को हम किस लिए यूज करेंगे, ये प्रोटॉन को यूज करेंगे ATP को बनाने के लिए। समझ में आया क्या? तो ये हमारा ATP सिंथेस, ठीक है, ये क्या है, ATP सिंथेस। और ये हमें कितने ATP बना के देगा, कितने ATP बना के देगा, ADP प्लस PI, इट इज कमिंग टू ATP। तो हमने पढ़ा था 4 प्रोटॉन अगर आप यूज़ करते हो तो 1 ATP बनता है। देयरफॉर 12 प्रोटॉन का ग्रेडियंट आपको कितना ATP बना के देगा, 3 ATP। हमने ये पढ़ा था ना रे कि प्रोटॉन ग्रेडियंट 10 का बना तो 2.5 ATP बनता है, प्रोटॉन ग्रेडियंट अगर 6 का बना तो 1.5 ATP बनती है, इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2। तो यहाँ पे कितना, 12 प्रोटॉन का ग्रेडियंट है तो वो कितना ATP देगा, 3 ATP। मतलब 2 वाटर मॉलिक्यूल अगर आपने यूज किए, कितने, 2 वाटर मॉलिक्यूल यूज किए तो 3 ATP और 2 NADPH बनता है। समझ में आया क्या? तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन कैसे आएगा कि अगर हम 4 वाटर मॉलिक्यूल यूज करते हैं तो कितना ATP बनेगा, कितना NADPH बनेगा। आप अगर 1 वाटर मॉलिक्यूल यूज करते हो तो कितना ATP बनना चाहिए, कितना NADPH बनना चाहिए। हमारे पास में कैलकुलेशन है 2 वाटर मॉलिक्यूल, हमारे पास में कैलकुलेशन है 2 वाटर मॉलिक्यूल। क्योंकि 2 क्यों यूज किए, क्योंकि 1 ऑक्सीजन बनाना है आपको, है ना, इसलिए 2 का कैलकुलेशन किया अपन ने। तो यहाँ पे 2 NADPH और 3 ATP बनता है। ये मैंने समझने के लिए यहाँ पे लिखा, बट ये NADPH और ATP कहाँ पे बन रहा है, स्ट्रोमा में। समझ में आया क्या? ये क्या है, थाइलाकॉइड ल्यूमेन है, ठीक है ना। तो ये आपका थाइलाकॉइड ल्यूमेन है। चलो, तो यहाँ पे मेरे को सिर्फ इतना बता दो कि आपका जो प्रोटॉन ग्रेडियंट जो इस्टेब्लिश कर रहा है, कौन इस्टेब्लिश कर रहा है प्रोटॉन ग्रेडियंट, प्रोटॉन ग्रेडियंट कौन इस्टेब्लिश कर रहा है, कौन इस्टेब्लिश कर रहा है, कौन इस्टेब्लिश कर रहा है, प्रोटॉन ग्रेडियंट इस्टेब्लिश कौन कर रहा है, हाँ, साइटोक्रोम B6F कौन कर रहा है, साइटोक्रोम B6F, ठीक है। समझ में आया क्या? अब देखो, साइटोक्रोम B6F क्या कर रहा है, प्रोटॉन ग्रेडियंट को इस्टेब्लिश कर रहा है। ये देखो ना, PQH2 इसके पास में इलेक्ट्रॉन जब डोनेट करता है तभी आपका H+ रिलीज होता है ना। समझ में आया क्या? अब देखो हमने क्या लिखा है, फोटोफॉस्फोरिलेशन हो गया, ये फोटोफॉस्फोरिलेशन, इलेक्ट्रॉन
ट्रांसपोर्ट चेन है, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहा है, उसी एनर्जी को हमने यूज़ किया प्रोटॉन ग्रेडियंट को इस्टेब्लिश करने के लिए, और प्रोटॉन ग्रेडियंट को यूज़ किया किसके लिए, एटीपी बनाने के लिए। बट प्रोटॉन ग्रेडियंट किसकी वजह से इस्टेब्लिश हुआ, बिकॉज ऑफ लाइट एनर्जी, है ना। अब देखो फोटो फॉस्फोरिलेशन का मतलब समझ में आया। अपने बोला फोटो फॉस्फोरिलेशन दो टाइप के होते हैं, एक होता है साइक्लिक, दूसरा होता है नॉन साइक्लिक। साइक्लिक क्या है, नॉन साइक्लिक क्या है, एकदम सिंपल है। साइक्लिक मतलब घूम फिर के अगर वहीं पे आते हैं तो साइक्लिक है। नॉन साइक्लिक मतलब एक बार निकल गया तो वापस कभी नहीं आएगा, वो नॉन साइक्लिक। हमने जो जेड स्कीम पढ़ा ना, हमने जो जेड स्कीम पढ़ा वो क्या है, नॉन साइक्लिक। अपन फोटो सिस्टम 2 से स्टार्ट करते हैं और डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन पहुंच जाता है किसके पास में, नहीं, किसके पास में, NADP के पास में। किसके पास में, NADP के पास में, तो वो हो गया नॉन साइक्लिक। बट अगर फेरेडॉक्सिन FNR को इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करता, किसको करता है, साइटोक्रोम B6F को। कहां से आया देखो, फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम 1 एक्साइट हुआ, A0 A1 APS X AB, उसके बाद में फेरेडॉक्सिन, फेरेडॉक्सिन के बाद FNR के पास में जाता था, बट अभी FNR के पास में नहीं भेजना है। कहाँ पे आ जाएंगे, डायरेक्ट साइटोक्रोम B6F। साइटोक्रोम B6F के पास में आया तो प्लास्टोसाइनिन, फिर से फोटो सिस्टम 1, मतलब फोटो सिस्टम 2 इन्वॉल्व है क्या, उसमें क्या इन्वॉल्व है, सिर्फ फोटो सिस्टम 1। FNR इन्वॉल्व है क्या, मतलब नॉन साइक्लिक और साइक्लिक में डिफरेंस अगर पढ़ना है तो साइक्लिक में सिर्फ फोटो सिस्टम 1 इन्वॉल्व है, ठीक है। नॉन साइक्लिक में दोनों इन्वॉल्व है, फोटो सिस्टम 2 से स्टार्ट करते NADP पे खत्म करते, ठीक है। नॉन साइक्लिक में NADP बन रहा है और साथ साथ ATP भी बन रहा है, बट साइक्लिक में NADP के पास में इलेक्ट्रॉन जाता ही नहीं, है ना। क्या इन्वॉल्व है, सिर्फ साइटोक्रोम B6F, इसलिए इलेक्ट्रॉन किसके पास में आ रहा है, साइटोक्रोम B6F, मतलब वो प्रोटॉन ग्रेडियंट को इस्टेब्लिश करता है, इसलिए नॉन साइक्लिक में, सॉरी साइक्लिक में सिर्फ ATP बनेगा, NADP नहीं बनता, ठीक है। तो देखो हमने क्या पढ़ा, फोटो सिस्टम 2, फोटो सिस्टम 2 से प्लास्टोक्विनोन, प्लास्टोक्विनोन से साइटोक्रोम B6F, साइटोक्रोम B6F से प्लास्टोसाइनिन, प्लास्टोसाइनिन से फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम 1 से A0 A1 APS, और उसके बाद में फेरेडॉक्सिन, फेरेडॉक्सिन के बाद FNR, और FNR के बाद NADP, ये पढ़ा अपन ने। ये हो गया नॉन साइक्लिक, ये क्या हो गया, नॉन साइक्लिक, वापस नहीं आ रहा है। बट फेरेडॉक्सिन इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है किसको, साइटोक्रोम B6F को, और साइटोक्रोम B6F किस में इन्वॉल्व होता है, प्रोटॉन ग्रेडियंट इस्टेब्लिश करने में, ठीक है। FNR किस में इन्वॉल्व होता है, NADP बनाने में। नॉन साइक्लिक हम पढ़ते तो नॉन साइक्लिक में यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ पे खत्म कर रहे हैं, मतलब ATP भी बन रहा है और NADP भी बन रहा है। बट साइक्लिक में यहाँ से स्टार्ट किया, फोटो सिस्टम 1 से फेरेडॉक्सिन के पास में पहुंचे, फेरेडॉक्सिन ने इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B6F, B6F से प्लास्टोसाइनिन, प्लास्टोसाइनिन से फिर से फोटो सिस्टम 1, तो इस केस में NADP नहीं बनेगा, क्या बनेगा, ATP बनेगा। समझ में आ रहा है क्या, साइक्लिक नॉन साइक्लिक समझ में आ गया। तो साइक्लिक में पाथ लिख लेना ये वाला, नॉन साइक्लिक में पाथ यहाँ से स्टार्ट करना और यहाँ पे खत्म, ठीक है। साइक्लिक ये वाला साइक्लिक, साइक्लिक है नहीं, और ये नॉन साइक्लिक, ठीक है। चलो ये समझ में आया है क्या।